हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के और मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आया है कि लेट आर एंड एस आर टू नॉन वाइड रिलेशन। नॉन वाइड वाला एम्प्टी सेट नहीं है और उन्हें कुछ मतलब वाइड रिलेशन होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, तो इनमें कुछ कॉमन आ सकता है बेसिकली, ये कह सकते हैं। तो नॉन वाइड रिलेशन है किसी एक सेट ए पे, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला कह रहा है कि अगर आर और एस ट्रांजिटिव है तो यूनियन हमेशा ट्रांजिटिव आएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि आर और एस अगर ट्रांजिटिव है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा ट्रांजिटिव होगा। सी स्टेटमेंट कह रही है कि आर और एस अगर सिमेट्रिक है, मतलब आर और एस दो रिलेशन है, तो यूनियन भी सिमेट्रिक होगा। डी पार्ट कह रहा है कि आर और एस अगर रिफ्लेक्सिव है तो उनका यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा। तो इनमें से कौन सी फॉल्स पूछी है, राइट। तो मैं इसको डिस्कस करने के लिए पहले बताता हूँ कि डी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि अगर आर रिफ्लेक्सिव है, एग्जाम्पल के लिए ना हम ए सेट को मान लेते हैं, लेट अस से 1 2 3, ठीक है, कोई एग्जांपल ऐसा है एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर के अंदर 1 1 2 2 3 3 जरूर होगा और एस के अंदर भी 1 1 2 2 3 3 होगा। इसके अलावा कुछ हो चाहे ना हो, बट ये तो रहेंगे। तो जब हम उनको यूनियन करेंगे तो आर के सारे एलिमेंट और एस के सारे एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे। तो अगर आर के सारे एलिमेंट, मैं ऐसे करता हूँ कि इसको ना ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, ये आर है और साथ में ले लेता हूँ 1 2, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव पूछा तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। एस को मैं ले लेता हूँ 1 1 2 2, क्योंकि आर और एस रिफ्लेक्सिव है तो ये ट्रू तो हो गई। इसको ले लेते हैं 2 1। तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन में इन दोनों का कंबाइंड आएगा, सारे एलिमेंट मिला के लिख देंगे। तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, साथ में 1 2 आएगा और 2 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 तो आ रहे हैं, इसका ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू रहेगी। अब आर और एस अगर सिमेट्रिक हैं तो यूनियन भी सिमेट्रिक होगा, तो हम कहेंगे यस होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं आर के अंदर कोई भी ऐसा एक एलिमेंट है 1 2 एग्जाम्पल के लिए, तो 2 1 आ रहा है। और अगर एस के लिए मान लेते हैं 1 3 है तो 3 1 आ रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो जब इनको यूनियन करेंगे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो सबका रिवर्स हमारे पास अवेलेबल होगा। तो सेकंड भी सी स्टेटमेंट भी हमेशा ट्रू रहेगी। तो यानी अगर आर और एस सिमेट्रिक है तो यूनियन भी सिमेट्रिक होगा, आर और एस रिफ्लेक्सिव है तो ये बी रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात आती है ए और बी में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो आपको माइंड में गैस कर पा रहे हैं क्या होगा। इसमें से ए स्टेटमेंट फॉल्स होगी, बी हमेशा ट्रू होगा। उसके पीछे रीज़न देखें एक बार क्यों होगा सब, कि ना आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आर और एस ट्रांजिटिव है तो आर के अंदर अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी आ रहा है, और एस के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। एस के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स जेड आ रहा है। तो पहली बात, जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम नहीं, इंटरसेक्शन में कॉमन, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो अगर यहाँ आ जाएंगे तो आर और एस में अगर वो ट्रांजिटिव है तो इंटरसेक्शन में ट्रांजिटिव होगा। और अगर बाई चांस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मान लेते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो नल सेट बन जाएगा। तो नल सेट भी ट्रांजिटिव है, क्यों? क्योंकि एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी सेट में ए बी आता है और बी सी नहीं आता है तब भी उसको ट्रांजिटिव मानते हैं। यानी ये इक्वेशन हमेशा, स्टेटमेंट हमेशा होल्ड होगी। बट फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों ट्रांजिटिव नहीं होगी, मतलब ये फॉल्स क्या है, उसके लिए एग्जांपल मैं बताता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जरा। देखिए मैंने क्रिएट किया एक आर एग्जांपल, और आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चन भी कर चुके होंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन आया 1 1 2 2 3 3, वही 1 2 3 पे बना रहा हूँ। इसमें मैंने लिया 1 2 2 1। ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव रिलेशन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, तो 1 2 और 2 2 दोनों आ रहे हैं। इसमें बेटा मैंने क्या किया, एस के अंदर मान लिया 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 3 और 3 1 आ रहा है तो 1 1 आना चाहिए और 3 3 आना चाहिए, दोनों आ रहा है। बट जब मैं इसको यूनियन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, साथ में आ जाएगा 1 3, साथ में आ जाएगा 3 1। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि इसके अंदर 2 3 नहीं आ रहा। तो कहोगे 2 3 से कैसे पता चल रहा है हमें, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं देखूँ कि
मान लेते हैं 3 1 मेरे पास आ रहा है, 1 2 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, तो 3 2 होना चाहिए, जो नहीं है इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब अगर आर और एस ट्रांजिटिव हो भी गए तो उनका यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये आपको याद भी रख लेंगे स्टेटमेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप करके देख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। इसी की तरह से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अगर ए और बी इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पे, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल बनता है कि देखिए अभी हमने बात की ट्रांजिटिव की, और ट्रांजिटिव अगर होगा तभी वो इक्विवेलेंस होगा। तो आप सीधा कह सकते हैं कि अगर दो सेट हमारे पास ट्रांजिटिव हैं तो उनका यूनियन जरूरी नहीं है ट्रांजिटिव हो, तो उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि यूनियन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो यानी ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी ए इंटरसेक्शन बी, बट यूनियन इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो मैंने उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को भी कनेक्ट कर दिया। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर एक रिफ्लेक्सिव है तो इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 आएगा, इसमें भी आएगा, और जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है। अब अगर आप कोई ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो ए सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है, तो उनका कॉमन एलिमेंट जब निकालोगे जो दोनों में बैठे हैं तो वो भी सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इंटरसेक्शन हमेशा इक्विवेलेंस रहेगा। अच्छा ठीक है, ये तो होगा एक डाउट, ये बच्चे ने पूछा था। एक ये भी डाउट है बेटा, ये अलग अलग बच्चों के डाउट्स है, तो मेरे को लगा कि सबसे शेयर करने चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कल के एग्जाम में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दिख जाए आपको। यहाँ दे रखा है कि ए एक मैट्रिक्स है और 10 भी एक मैट्रिक्स है, हाँ, और ये दे रखा है बी ए का इन्वर्स है, तो अल्फा बताइए। तो कैसे करें, एक तरीका है कि भी या तो ए का इन्वर्स निकाल के बी के कंपेयर कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि ना मैंने क्या निकाला कि ए का इन्वर्स के लिए मुझे चाहिए हुआ डिटर्मिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ होता है। तो मैंने ए का डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश की, तो वो आ गया 1 इंटू 1 + 3, फिर अगला निकाला -1, तो ये आ गया 2 + 3, फिर 1 निकाला तो 2 - 1, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया मेरे पास, ए का डिटरमिनेंट आ गया 4 + 5 + 1, तो मुझे मिल गया 10, यानी ए का डिटरमिनेंट 10 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस 10 को अगर मैं इधर ले जाऊँ, ये वाले 10 को यहाँ लिख दूँ, और ये डिटर्मिनेंट है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि बी जो है वो कह रहा है ए इन्वर्स है, और ए इन्वर्स होता है हमारा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब है मुझे ये मिल गया ऊपर कंपेयर करने पे कि जो मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट ऑफ ए है, क्योंकि मेरे पास बी ए दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे पास ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे अल्फ़ा चाहिए, और अल्फ़ा कौन सी पोजीशन पे है, अल्फ़ा है थर्ड रो, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास जो कोफैक्टर है ये कैसे आएगा, अगर आपको याद है एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में हम लिखते हैं कि सारे कोफैक्टर जो होते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 31 32 33, तो इसका मतलब है अल्फ़ा मेरे पास 32 का कोफैक्टर है ना, तो 32 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं और वो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। तो कोफैक्टर 32 को कैसे निकालते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा -3 -2 -5, बट क्योंकि ये ऑड पोजीशन है तो इसलिए आ जाएगा 5, इसका मतलब मेरे पास अल्फ़ा हो गया 5। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, तो इसलिए सोचा मैंने डिस्कस करना चाहिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 5। एक क्वेश्चन और ये दे रखा है कि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू ए बराबर हैं, और B हमारा A इन्वर्स A ट्रांसपोज है, तो B इंटू बी ट्रांसपोज बताओ। अच्छा क्वेश्चन अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, B की वैल्यू पुट करते हैं, B की वैल्यू है A इन्वर्स इंटू ए, अब वो कह रहा है इसका ट्रांसपोज भी ले लो B का, तो हम लिखते हैं दिस इंटू ट्रांसपोज। अब हम जब प्रोडक्ट खोलेंगे, हमें पता है कि अगर होल पर ट्रांसपोज होता है तो रिवर्स ऑर्डर में होता है, यानी पहले आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी ए, और फिर आएगा ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारा होता है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। अभी तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं हो पाया, बट यहाँ पे कंडीशन दी है कि ए ट्रांसपोज ए हमारा किसके इक्वल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज के। तो मैं इसकी जगह बीच वाले पार्ट की जगह इसको ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्लिक हो गया, बहुत ईजी है, ये बन गया आई ए इन्वर्स इंटू ए, ये बन गया आई क्योंकि ए ट्रांसपोज को अगर मैं किसी मैट्रिक्स बी से डिनोट करूँ तो बी इंटू बी का ट्रांसपोज है, यानी दोनों बन गए आई, और आई इंटू आई हो जाएगा हमारे पास आई, तो यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा आई के को। तो हो सकता है एमसीक्यू में ऑप्शन दिया हो आई या बी या कुछ भी ऐसा, तो आप लिख देंगे आई इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब कुछ क्वेश्चन डेरिवेटिव्स पे डाउट्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, तो मैंने ना 4-5 क्वेश्चन सेम पैटर्न को फॉलो करते बना दिए। जनरली क्या होता है इन क्वेश्चन में ना पुट करते हैं, फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं कि भी इसको मैं tan a ले लूँ, इसको tan b ले लूँ, तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। एक तो वो तरीका हुआ है, बट क्योंकि MCQ है तो हम ना एक ही फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल भी होगा। आप याद रखिएगा क्या फॉर्मूला है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। इसको याद करने का तरीका भी मैं समझाता हूँ, बट ये दो फॉर्मूलेस ना बहुत बड़े लगते हैं, तो एक बार क्यों ना हम इनको याद ही कर लें। क्या फॉर्मूला है देखें एक बार, और कैसे पहचानेंगे इनको। तो ये दो फॉर्मूलेस आप याद कर सकते हैं, ये पहले हमारे पास सिलेबस में थे इन्वर्स चैप्टर में, तो याद हो जाते थे। देखिए बहुत सिंपल सा अप्रोच है, कैसे याद करना आपने, अगर यहाँ पे 1 है tan के फॉर्मूले में, यहाँ पे 1 है, पहली चीज़ नोट करने वाली है, ये दोनों ऑपोजिट साइन है, ऊपर प्लस आ रहा है नीचे माइनस आ रहा है, या नीचे माइनस आ रहा है ऊपर प्लस आ रहा है। दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, पहली हो गई 1 आना चाहिए इस कॉर्नर पे, दूसरा ऑपोजिट साइन आ रहा है ऊपर नीचे, और तीसरा इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है। तो अगर ये तीनों चीज़ मैच कर जाती है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर ये तीनों चीज़ मैच कर जाती है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। माइनस वाले में tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ऐसे याद कर सकते हैं करना चाहे तो आप ध्यान से देखो, ये बन रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है प्लस माइनस, और a और x का प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ x। डायरेक्ट हो गया। अब ये y बन गया, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, x तो आ नहीं रहा, कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यही आंसर आ गया। एक और देखें, सेम अप्रोच है, कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है माइनस प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 1 x आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं y को tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब अगर आपको इसको डेरिवेटिव लेना है तो सीधे डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर ये इन्वर्स का क्वेश्चन आ गया तो इसको फर्दर π/4 भी लिख सकते थे, है ना। और अगर डेरिवेटिव लेना तो जरूरत नहीं है, सीधा ही डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो π/4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, अब ये सेम नहीं है, आपको कोई यहाँ तो 1 होना चाहिए था, तो हम ना क्या करते हैं 1 बना देते हैं। तो 1 बनाने के लिए इसी टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम cos x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 साइन बाय cos tan अपॉन 1 प्लस साइन बाय cos tan। अब देखिए वही फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, दोनों का प्रोडक्ट tan x आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, π/4 पे, कि tan इनवर्स से tan x कैंसिल आउट हो गया, तो x आ गया यानी y आ गया। अगर इन्वर्स का क्वेश्चन तो यहीं छोड़ देंगे, बट अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी -1। सेम क्वेश्चन, क्या करना चाहिए, यहाँ पे 1 बनाने के लिए a cos x से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप a cos x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a cos x बाई a cos x 1, ये आ जाएगा b बाई a tan x, और ये आ जाएगा 1 माइनस बी बाई tan x। सेम क्वेश्चन बन गया। तो इसको अलग कर देंगे, फॉर्मूले से 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाई। अब ये नहीं कट सकता क्योंकि ना अगर सिर्फ tan x होता तभी कटता, अदरवाइज नहीं, तो हम सीधा ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं चेन रूल में, तो b बाई ए एज इट इज़, और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। अब इसको ट्राई कर लेना, यहाँ पे b आ जाए, यहाँ a आ जाए, तो इसको ट्राई करके देखना और देखना क्या आंसर आता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो अब आप पहचान गए इन क्वेश्चंस को, a से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a बाई ए यानी 1 प्लस बी एक्स बाई ए अपॉन 1 माइनस बी एक्स बाई। सेम क्वेश्चन बन गया, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है,
तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ बी एक्स बाई, यानी ऊपर वाले का साइन आएगा जो उनके बीच में ऊपर। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और फिर बी एक्स बाई ए का डेरिवेटिव लेंगे तो बी बाई, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर देना और आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले ए स्क्वायर से एक कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा ट्रिकी है, और ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नीचे 6x आ रहा है ना, वो प्रोडक्ट है 3 और 2 का, और ऊपर जो 5 है वो 3 और 2 का सम है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ऑपोजिट साइन चाहिए होता है। तो नीचे माइनस था, तो हमने इसको प्लस बनाने के लिए ऐसे दो नंबर चूज किए जिसका सम 5 आ रहा हो। ठीक है, तो अब सेम फॉर्मूला लग रहा है, ऑपोजिट साइन है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है और यहाँ वन है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3x, बीच में साइन प्लस का है तो tan इनवर्स ऑफ 2x। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3, यहाँ पे 1/2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2। बस इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो छोड़ देंगे। अगला सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो प्लस आ रहा है, तो ऊपर फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस चाहिए होगा, तो मुझे कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसका डिफरेंस x आए, क्योंकि ऊपर माइनस चाहिए, और प्रोडक्ट 6x आए, 6x स्क्वायर आए। तो बिल्कुल वही सेम ही क्वेश्चन लिया मैंने, तो यहाँ पे 3x इंटू 2x करेंगे और ऊपर उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, पहले डेरिवेटिव लेने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो फॉर्मूला बन रहा है, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 1/2x का स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव दिस। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ना दो चीज़ें याद रखनी है। एक होता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स का, जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस में कॉस आता है, माइनस में साइन आता है। आपको फॉर्मूले याद होंगे, बट अगर आपको नहीं याद है किसी बच्चे को, तो आप याद कर सकते हैं कि माइनस में साइन आता है। इसको मैंने ऐसे भी रिलेट कराया था कि माइनस मीन्स नेगेटिव कैरेक्टर, और नेगेटिव काम करते हैं तो पाप चढ़ता है यानी सिन। ठीक है ना, इस तरह से भी हमने किया था। तो अब ये कैसे लगाएंगे, तो याद रखना कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स हमारे पास है और मुझे अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, तो आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जो अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स होगा वो हो जाएगा इसका रूट, तो √2, और इसका रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट, तो हम जनरली लिख देते हैं कॉस एक्स बाई 2, जबकि इसको ऐसे नहीं, हमें इसे ऐसे लिखना चाहिए मॉड, क्योंकि हमें पता है रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, तो हम ऐसे ही इसमें लिख देंगे साइन एक्स बाई 2। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना ऐसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे दो बन सकते हैं, कई बार हमें ऐसी रेंज दे देते हैं कि भी एक्स लाई कर रहा है 0 से लेके π/2 के बीच में, एक केस आ सकता है। तो हम कहेंगे अगर x 0 से π/2 लाई कर रहा है, तो हमें ये देखना है कि x/2 का लाई कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला लगाने के बाद ये x/2 आ जाएगा, यानी एंगल x/2 के। तो हमने दोनों साइड, बल्कि तीनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से भी 2 से डिवाइड किया, तो हमने देखा x/2 लाई कर रहा है 0 से 45 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम मॉड नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कह देंगे भी ये पॉजिटिव है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा y = tan इनवर्स √2 cos x/2, फिर बीच में माइनस था, माइनस √2 sin x/2 अपॉन √2 cos x/2 प्लस √2 sin x/2। अब ये फिर से क्वेश्चन बन गया। हमने क्या किया, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब एज इट इज आएंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो एज इट इज पुट कर दिया। अब वही सेम क्वेश्चन बन गया। इसको 1 बनाने के लिए हमने √2 cos x/2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया, tan इनवर्स ऊपर 1, नीचे ये बन गया tan x/2
ये बन गया 1 प्लस 10x/2। फिर से देखिए 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 10x/2। और ये बन गया π/4 माइनस x/2। अगर ये इन्वर्स का क्वेश्चन है तो यहीं छोड़ देंगे, और अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 1/2 यानी -1/2। बट अगर यहाँ रेंज x की ये दी होती बेटा पाई से लेके 3π/2, तो हम जब हाफ से डिवाइड करते मतलब 2 से डिवाइड करते तो ये बन जाता π/2 से 3π/4। π/2 हो गया 90, ये हो गया 135, यानी हमारा इसका मतलब हो गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो हमारा कॉस नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ये टर्म नेगेटिव आएगी और ये भी नेगेटिव आएगी, तो ये बन जाएगा -√2 cos x/2। यानी जो वहाँ जहाँ जिस भी क्वाड्रेंट में नेगेटिव है वो नेगेटिव लगा दो, जहाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव लगा दो, और साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो हम कहेंगे यहाँ माइनस है, वो तो ये वाला नेगेटिव क्यों तो बीच में आने की वजह से आया, अदरवाइज तो ये रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, माइनस कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो माइनस कॉमन लेके कट कर देंगे तो ऊपर प्लस में आ जाएगा, ऊपर प्लस में आंसर आ जाएगा, और नीचे बीच में माइनस आ जाएगा। बाकी अप्रोच वही रहेगी। अब आप क्वेश्चन को क्या करोगे, फिर से वही रूट cos x/2 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी ये साइन होगा, जैसे रूट cos x/2 से डिवाइड करोगे तो आपका बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे वही तो tan इनवर्स ऑफ 1 यानी π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x/2 यानी प्लस x/2। अब इन्वर्स का क्वेश्चन है तो यहीं छोड़ देंगे, अगर डेरिवेटिव लेना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, क्योंकि π/4 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यानी अगर ये रेंज से हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये रेंज देनी होगी। अगर रेंज नहीं दी है, अगर बाई चांस रेंज नहीं दी तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर तो दोनों आंसर ठीक होंगे। तो ये कुछ डाउट्स है बच्चों के लास्ट मोड में, अच्छे क्वेश्चन थे, तो आई थॉट कि सबसे शेयर करने चाहिए, तो इसको रिवाइज कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जाम, कॉन्फिडेंट रहिए और आप ज़रूर अच्छा पेपर करेंगे, डरना नहीं है, ठीक है। और अटैम्प्ट सारे करिएगा। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना है, आपको ईजीएस्ट क्वेश्चन करना है ताकि आपको टाइम सेव हो सके, ठीक है। और आपको रूल पता ही है कि 3 सेक्शन आने वाले हैं, 20, 20 एंड 10। पहले में 20 क्वेश्चन होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट एनी 16, फिर यहाँ पे कोई भी 16 और यहाँ पे भी कोई 8, तो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने आउट ऑफ 50। ईजिली हो जाएंगे अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो। ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, अगर कोई सी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको टाइम को फॉर द टाइमिंग छोड़ देना। कोई और से हो सकता है आपको उस सेक्शन में कोई और क्वेश्चन आता हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर टाइम बच जाए तो फिर बाद में आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।